हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी फॉर एम पर। दोस्तों, इसमें हम करेंगे एनसीईआरटी के एमसीक्यू, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आजकल एसएससी, एनडीए, रेलवे, बैंकिंग और ख़ास तौर से हमारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो इसलिए हम ये एनसीईआरटी की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है ए, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका आंसर है ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्यों गृह, सैन्य, राजस्व और वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली की गई। कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था तथा यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। मतलब ये जो 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया था, ये केवल सलाह दे सकते थे। और अब थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा फोर्थ। तो इसमें मैच करने एक दूसरे के साथ, वैसे तो इसमें पेन से लिखे हुए हैं पर फिर भी कोई बात नहीं, देखते हैं। तो नियंत्रक मंडल की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो ये सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। विनियम अधिनियम 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1813 और चार्टर अधिनियम 1833। तो इसका ए, नियंत्रक मंडल की स्थापना, पिट्स इंडिया एक्ट। और अभी देखते हैं इसको डिटेल में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। और चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान भी किया गया। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। मतलब रेगुलेटिंग 1773 में तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, और 1813 में चार्टर अधिनियम था उसके लिए, उसमें मतलब शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये। और चार्टर अधिनियम 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? ऑप्शन नंबर 1 1892 के परिषद
अधिनियम एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। मतलब ये क्वेश्चन याद करने का तो वैसे छोटा सा तरीका बता देता हूँ आपको मैं। इसमें बोल रखा है द्विसदनीय विधायिका, मतलब दो, तो मतलब दो सेम वर्ड आ जाते हैं इसमें, 1919। तो द्विसदनीय विधायिका बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई और इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। द्वैध शासन की स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई और इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया, मतलब पृथक किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो इसका आंसर है सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के दो नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसके द्वारा 1937 में तो बर्मा को अलग किया गया और 1937 में ही दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 7, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए है संघीय विधान पालिका को और ऑप्शन नंबर बी है प्रांतीय विधान मंडल को, ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय गवर्नरों को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में किया गया। जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, विदेशी प्रतिरक्षा और कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो इसका आंसर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। जो मतलब वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर 1 कनाडा, ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड। तो इसका आंसर है दोस्तों कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है हमारे देश से, संविधान से। तो भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है और कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है और अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 में क्या दे रखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, समवर्ती सूची, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है।
और ऑप्शन नंबर 2 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखते हैं इसके ऑप्शन। तो वैसे इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, और संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक और नामात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, ऑप्शन नंबर बी सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर सी द्विसदनीय विधायिका है, और ऑप्शन नंबर डी न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है, यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ऑप्शन नंबर बी भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, और ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था, परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल है, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को नागरिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति आदि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑप्शन नंबर डी है रूस। तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो इसका आंसर है सी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, और ऑप्शन नंबर सी तत्कालिक मध्य भारत से, और ऑप्शन नंबर डी पंजाब से। तो B.R. अम्बेडकर, इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक है दोस्तों, बम्बई प्रेसिडेंसी से। वैसे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। तो देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव से निर्वाचित हुए थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1886 से 1886 और 1951, ऑप्शन नंबर बी 1891 और 1956, और ऑप्शन नंबर सी 1877 और 1961, और ऑप्शन नंबर डी 1889 और 1961। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म, भारतीय संविधान के निर्माण की मुख्य भूमिका निभाने वाले भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू जो कि मध्य प्रदेश में है, तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए सी गोपालाचार्य, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी
डॉक्टर एस राधाकृष्णन और ऑप्शन नंबर डी जगजीवन राम। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को हुआ और भारत आज़ाद 1947 को हुआ। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचार्य तथा जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 18, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 10 जून 1946, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी 19 नवंबर 1947 और ऑप्शन नंबर डी 30 जून 1949। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। तो भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, अतः बैठक में 389 सदस्यों में से 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19वां, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी BN राव और डी महात्मा गांधी। तो इसका आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देशिका प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिसमें सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो तीन बैठक 9 दिसंबर, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष और तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देशिका प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकारा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी प्रारूप समिति के मूल एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, और सी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, और डी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष VT कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू और KM मुंशी और HC मुखर्जी। तो इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर बी संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी। इसमें प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य को पूछा गया है KM मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य VT कृष्णमाचारी और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? 7, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर डी 15। तो इसमें दोस्तों है कुल अधिवेशन 11 किए गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इस दौरान कुल अधिवेशन 11 अधिवेशन हुए और टोटल दिन देखे जाए तो 165 दिन आयोजित किए गए थे। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ? ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा
और ऑप्शन नंबर डी भारत प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो दोस्तों इसमें आंसर हमारा ठीक है ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी B.N. राव और ऑप्शन नंबर डी K.M. मुंशी। तो दोस्तों इसका आंसर है B.N. राव। तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव B.N. राव बोलते हैं जिसे को नियुक्त किया गया। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? N. गोपाल स्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर और सरदार पटेल। तो इसमें ऑप्शन है हमारा ठीक ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे तथा इनके अतिरिक्त इस समिति में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे जो इस प्रकार है N. गोपाल स्वामी अयंगर, K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था तथा इसके पश्चात N. माधव राव ने पद संभाला और D.P. खेतान और इनकी मृत्यु के पश्चात पद T.T. कृष्णमाचारी ने संभाला। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा और ऑप्शन नंबर सी भारतीय संसद द्वारा और ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश संसद द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ए संविधान सभा द्वारा। तो भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल सदस्य 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुल कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? वर्ष 1948, वर्ष 1949 और वर्ष 1950 और वर्ष 1951। तो दोस्तों इसमें हमारे जो जनगण मन को वर्ष 1950 में अपनाया गया। तो जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड होता है। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति। ऑप्शन नंबर ए B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी आचार्य J.B. कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो क्वेश्चन है 28। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा प्रारंभ किया गया था।
यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट चैप्टर इसका कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों मतलब रहेगी, क्योंकि इनको हम किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। और ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है NCERT के। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद।